जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी राम राम। आप सबरो ज्ञान स्टडी पर स्वागत है। तो आज अपन करने जा रहे हैं भाई एक नई शुरुआत। जैसे आपको पीछे दिख रहा है, यानी पशु परिचर संपूर्ण निशुल्क बैच। तो इस अपन जान लेते हैं, उसके बाद में अपन के क्या रूपरेखा रहेगी, क्या कैसा सिस्टम रहेगा, उसके बाद में अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक वादा मैं कर सकता हूँ कि भाई यदि आपने पूरी क्लास देख ली ना तो मज़ा आ जाएगा। और आप खुद कमेंट बॉक्स में छापोगे कि हाँ सर मज़ा आ गया पढ़कर, और आप बस हमारी मतलब पूरा एक बार कोर्स करवा दीजिए। बस आप शर्त है कि क्लास लास्ट तक देखना। लेकिन पहले अपन जान लेते हैं क्या क्या कैसा सिस्टम क्या रहेगा। लेकिन सर हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, फालतू का ज्ञान मत दो। ज्ञान वैसे ही बहुत है हमारे पास, ज्ञान के भंडार भरे हैं, ज्ञान का भंडार भरा है। लेकिन ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा आपकी टाइम की उपयोगिता मैं समझ रहा हूँ। तो भाई देखो कि अपने हैं कि पशु परिचर का जो फ्री बैच अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसमें अपन सबसे पहले तो भाई देखो पार्ट एक करवाऊंगा। पार्ट एक क्लियर करेंगे, उसके बाद में पार्ट बी। और पार्ट एक के अंदर पहले करेंगे भाई अपने जो राजस्थान जीके का है ना, राजस्थान जीके वो करेंगे। और यदि आपका प्यार और इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट रहा ना, तो बिल्कुल साइंस मैथ सभी करवाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। अब इसमें अपने जो क्या विशेषता रहेगी कि भाई अपनी ये जो क्लास है ना, ये एमसीक्यूज आधारित नहीं है, बिल्कुल थोड़ी बेस पे रहेगी, ताकि बेसिक वे कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि भाई देखो आप मकान भी बनावा ना, तो मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, यानी मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए। यदि घना साल मकान चलेगो, यूँ वास्ते आप तैयारी कर रही हैं तो आपको हर सब्जेक्ट को जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल थोड़ी पे क्लासें रहेगी। और दूसरा है अपना कि भाई पॉइंट है कि नोट्स पैटर्न, ये जितनी भी क्लास रहेगी ना आपके नोट्स पैटर्न के आधारित पर रहेगी। ताकि थे भी है ना, आप कॉपी और पेन ले आपका खुद का नोट्स बना लेना। और क्योंकि बाद में यदि जब एग्जाम नज़दीक आता और आता है या रिवीजन करना हो, तो बार बार कभी ये किताब नहीं उठानी पड़े, और अपना खुद के जो बनाए नोट्स है ना वो बार आराम से 2 से 3 बार रिवीजन कर सको। तो बिल्कुल नोट्स पैटर्न रहेगी। इसके बाद में है भाई कि एक एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग, यानी सबसे बड़ी बात है कि भाई अपन है ना एग्जाम लेवल के जो एग्जाम अप्रोच है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यानी कुआ खोदबा की कोशिश कौन करा, ज्ञानी कौन बना, कि भाई अपन बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हैं और बहुत सारा जो भाई क्या हाँ कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि वैसा नहीं करेंगे, जो आपका लेवल है ना 10वीं का, उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और अंतिम है आपका कि रोजाना आपको क्लास कितनी बजे कहाँ मिले, 5 बजे। कब मिलेगी भाई, 5 बजे। आज तो क्लास 8 बजे अपलोड हो रही है, लेकिन फिर रोजीना आपको 8 बजे क्लास मिल जाएगी। तो जिस दिन अपलोड करे क्लास, जिस दिन क्लास आवे उन दिन ही देख लिया करो। क्योंकि देखो तैयारी के अंदर है ना रेगुलरिटी कंटिन्यूटी जरूरी है। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई आपके 17 लाख प्लस फार्म भरे गए थे। लेकिन ये 17 लाख सभी तैयारी करने वाले यानी सभी थोड़ी लगेंगे। जो वास्तविक तैयारी करने वास्तविक कंपटीशन है ना, वो तो 3 से 4 लाख स्टूडेंट के बीच में ही है। क्योंकि भाई अपन क्या के शुरुआत करते हैं ना, जब बड़ी उत्सुकता और जोश के साथ करते हैं, भाई जीके को मैं रट दूंगा, मैं तो अंगुलियों पे सिद्ध कर दूंगा, अरे भाई पेपर फाड़ देंगे पलान, मतलब इतनी अच्छी तैयारी करेंगे। लेकिन इतनी वो उत्सुकता और उमंग होती है ना, धीरे धीरे है ना ठंडी पड़ जावे और आलसी हो जावा कि यार आज जो पढ़ना है ना, कि कल पढ़ लेंगे यार, अभी एग्जाम बहुत दूर है, 1 महीने बाद में, 15 महीने बाद, 15 दिन बाद में स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आज कौन पढ़ा यार, मन को नहीं। तो आज एक तो मतलब बिल्कुल रेगुलरिटी है, कंटिन्यूटी है, वो बना के रखनी है। और कि सर ये क्लास 5 बजे ये कहाँ मिलेगी, तो भाई ये अपने बिल्कुल फ्री है। और ये जो आप देख रहे हो ना यूट्यूब चैनल, बस इसी पे मिलेगी। बस आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी आपके साथी है दोस्त है, यदि आपको पसंद आए, यदि आपको अच्छा लगे, समझ आए, पसंद का मतलब कि क्लास समझ में आए, आपको लगे कि मेरे लिए उपयोगी है, तो अपने साथी को भी भेज देना। और लाइक वगैरह और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही क्लास आए ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी पता चल जाए तुरंत। इतो काम कर सको तो कर दियो, यदि पसंद आवे तो। अब भाई सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। यानी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भाई, कि राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। भाई अब इतिहास के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले, इतिहास के जानने के जो सोर्स है ना
उनके बारे में। अब देखो, क्योंकि इतिहास पढ़ा तो सब पहले या तो अपन पता होना चाहिए ना कि आप इतिहास ने जी के मार्फत जान सका, जो सोर्स के माध्यम से जिनसे जानते हैं, सोर्स है इतिहास जानने के, उनको पहले भाई उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास के जो जानने के स्रोत है ना, इतिहास के जानने के स्रोत वो पढ़ेंगे। अब इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से? एक तो अपने पुरातात्विक माध्यम से जाना जाता है, यानी पुरातात्विक, एक आपके साहित्यिक है और एक आपके पुरालेख है। अब देखो पुरातात्विक क्या होता है? पुरातात्विक मतलब एक आसान भाषा में कहूँ ना, क्या आप जो पहल काला मतलब पहली वाला मिनक हा, या जो पुराने जो मानव थे, यानी जितने भी जो पुराना समय था ना, उनकी जो जीवन है वे गतिविधियों का जो भौतिक अवशेष है उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही यानी पुरातात्विक का मतलब यही है। यानी कि उनके मकान किस टाइप के थे, उनके जो खाने पीने का जो बर्तन थे वो सोना कैसा था, घर कैसा था, फसलें क्या क्या बातें थे, मतलब सभी प्रकार उनके जो भौतिक अवशेष है ना, उनको वैज्ञानिक अध्ययन ही बस पुरातात्विक कहलाता है। अब पुरातात्विक के अंदर सबसे पहले अभिलेख है, सिक्के हैं, ताम्रपत्र है। यानी कि भाई जैसे अभिलेख आप ये समझो, अभिलेख क्या होते हैं कि जैसे कोई शिलाएं हैं, चट्टानें हैं, उन पर जो उत्कीर्ण किए हुए हैं उनके लेख वगैरह है ना, वो अभिलेख है, उनको अभिलेख शिलालेख बोलते हैं। और साहित्य के अंदर अपन पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य है, संस्कृति साहित्य है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, फिर ये यूनानी, अरबी, चीनी साहित्य। हाँ सर, साहित्य के माध्यम से भी इतिहास जाना? बे बिल्कुल जाना, ये भी इतिहास जानने का सोर्स है। अब जैसे कि मान लो कि राजस्थानी साहित्यकार है, तो साहित्यकार ने भाई आज से कितने साल पहले का यदि साहित्यकार उसने कोई ग्रंथ लिखा है, तो उन ग्रंथ में अपन सारी बातें मिले कि उन समय का शासक ये था, फलान था, इसने ये मंदिर बनवाया यार, ये दुर्ग बनाया यार, अपन पढ़ते हैं ना राजस्थान जी के में, आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो ये भी एक इतिहास जानने का सोर्स है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में भाई पूरा लेख। देखो कि सर ये पूरा लेख क्या होता है? पूरा लेख यानी लिखित जो दस्तावेज हुए ना, उन्हें पूरा लेख बोलते हैं। अब लिखित दस्तावेज जैसे कोई सरकारी संस्थाएं हैं या पुराने घराने हैं, उनमें मिलते हैं, उनके आधार पर भी इतिहास अपन जानते हैं। तो एक अपन पूरा लेख पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे भाई? पुरातात्विक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब है ना, अब अपने हैं भाई, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व। अब पुरातत्व में मैंने आपको बताया कि भाई जो भौतिक अवशेष वगैरह उनका जो गतिविधियां, उनका वैज्ञानिक अध्ययन। अब भाई वैज्ञानिक अध्ययन ना तो आप कर सकते और ना मैं कर सकूं, भाई आपा तो कौन कर सका ना, तो इन करने के लिए कोई संस्था होगी, विभाग है। तो जो संस्था वे विभाग है ना, तो वो कौन सा है भाई? कौन काम करेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है, इसकी स्थापना की गई। तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है, तो अब विभाग की भाई, क्योंकि विभाग इसकी स्थापना भी तो की होगी, जब भी तो विभाग, भाई विभाग की किसी ने स्थापना की। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, यहाँ सीधे सीधे प्रश्न मिलते हैं। तो आप, अपन ने पढ़ा था ना हिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा और पढ़ेंगे कि एक के याद रखना, मतलब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते थे, लेकिन अब एक नाम और पढ़ना है, यानी एलेक्जेंडर कनिंघम। नाम क्या है भाई? आपको एक के से क्या याद रखना है? तो एलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपको नाम याद रखना है। यदि एलेक्जेंडर जो कनिंघम थे ना, उन्होंने ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी, यानी स्थापना करी। और ये स्थापना कब की थी इन्होंने भाई? 1861 में। कब की थी? 1861 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना एलेक्जेंडर एके ने की थी, यानी 1861 में। अब भाई राजस्थान के अंदर भी तो, सर भारत में पढ़ लिया, राजस्थान में भी तो कोई पुरातात्विक जो सर्वेक्षण कार्य वगैरह स्टार्ट हुए होंगे। हाँ भाई, जब ये इसके 10 साल बाद में, आप याद रखना, जो इसकी भारत राजस्थान के अंदर जो शुरुआत हुई थी ना, वो इसके 10 साल बाद यानी 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में जो की थी, वो किसने की थी? आप याद रख लेना, एसीएल कार्लाइन ने की थी, एसीएल कार्लाइन ने की थी। और यदि वैसे क्षेत्र पूछे नहीं और पूछ लेना किस क्षेत्र से की थी, तो क्या जवाब देना है साथियों? दौसा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से की थी? दौसा क्षेत्र से। दौसा क्षेत्र से की थी भाई। किस क्षेत्र से की थी? दौसा क्षेत्र से की थी। अब है आपके
कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है ना, वो कब किया गया था? तो क्या छापना है? 1950 में। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में। यहाँ तक उम्मीद है सबके क्लियर होगा। अब देखो पुरातत्व में अब सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। यानी किसका अध्ययन करेंगे भाई? अभिलेख का अध्ययन। अरे सबसे पहले कहीं पढ़ा? किसका अध्ययन करेंगे? अभिलेख का। और जो अभिलेख का अध्ययन करेंगे ना, इसे क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। सर यो क्यों याद रखूंगा? और भाई यो तो बिल्कुल आसान है, ये याद रखना है। ए से अभिलेख, ए से अध्ययन और ए से एपिग्राफी। यानी ए से अभिलेख, ए से अध्ययन और ए से एपिग्राफी, यानी अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाती है। याद हो गया? बस याद हो गया होगा। अब चलो आगे चलते हैं। यहां तक हो गया क्लियर? अब है भाई अपने शिलालेख। यानी अब अपनी जो पढ़ेंगे, अपना जो फर्स्ट है वो है शिलालेख। देखो कि यहाँ से आपके एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको एक जो क्वेश्चन है एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। क्योंकि भाई ज़्यादा की तो आप उम्मीद कौन कर सका, क्योंकि 60 से 70% मान के चल रहा, तो उसमें राजस्थान जी के करंट जी के भी है आपके, और सामाजिक अध्ययन तो एक राजस्थान के संदर्भ में, वही हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल है राजस्थान के संदर्भ में, तो ये तो है। लेकिन टोटल 60 से 70% मान लिया, तो हर टॉपिक भी इतना है कम कम, तो अपन मान के चले तो एक आध % पूछ सकते हैं। तो नोट्स बना लेना और याद करने की, क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे क्लास के अंदर। वहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे याद करना आप कि आज तक अपन ने शिलालेख पढ़े ही नहीं। और भाई आज तक आप शिलालेख पढ़े ही क्यों नहीं? आप सबसे पहला शिलालेख पढ़ रहे हैं, आज अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी कि पहली बार पढ़ रहे हैं, यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख सबसे पहले, यानी सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे जो प्राचीनतम शिलालेख है, सीधा सीधा प्रश्न छप जाता है, प्राचीनतम शिलालेख है वो कौन सा है? भाई शुरुआत अपन ने कहाँ से की है? बड़ली के शिलालेख से। यानी सबसे पहला शिलालेख तैयारी कर रहे हैं, कौन सा शिलालेख पढ़ रहे हैं? बड़ली का। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे पहले सबसे प्राचीनतम। और सबसे प्राचीनतम कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। कौन सा पढ़ रहे हैं पहली बार? बड़ली का शिलालेख। अब सर के लिपि कौन सी है? अब देखो एक चीज और क्लियर कर देता हूँ। जितने भी शिलालेख अभिलेख है ना, उनमें जो आपके भाषा है ना, जो भाषा है वो लगभग सभी में आपके भाई समान सी है, संस्कृत भाषा में लिखेगी, आपको संस्कृत भाषा में मिलेगी। लिपि है तो कुछ है जो नागर लिपि है, बाकी ब्राह्मी लिपि है। ज्यादातर जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है, लेकिन कुछ शिलालेख है जिनमें आपको नागर लिपि भी देखने को मिलती है। अब इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा एक आप ध्यान रखना, इस बड़ली के शिलालेख से जैन धर्म की जानकारी मिलती है, यानी जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बस ये दो चीजें तो यहाँ से याद रखना, जैन धर्म के बारे में जानकारी। और अब है आपके भाई कि इसकी जो लिपि है ना, लिपि कौन सी है? वैश्य बड़ली, वैश्य ब्राह्मी, वैश्य बड़ली, वैश्य ब्राह्मी। अरे वैश्य बड़ली शिलालेख लिपि, वैश्य ब्राह्मी लिपि। अब सर ये है कहाँ पे? ये है कहाँ पे? वैश्य बड़ली और बी से बिनाई नहीं, आपको क्या पढ़ना है? बिनाई। अरे क्या? बिनाई। और बिनाई कौन से जिले में है भाई? पहले अजमेर में और अब कौन से जिले में? केकड़ी में। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो बड़ली का शिलालेख। वे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहाँ मिला, मतलब कहाँ स्थित है? बिनाई केकड़ी में। स्थान भी दे सकते हैं तो अपने को स्थान याद रखना। सही क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? सबसे पहलो शिलालेख कौन से पढ़ रहे हैं? बड़ली को शिलालेख सबसे पहले, यानी सबसे प्राचीन। तो सबसे प्राचीन शिलालेख बड़ली का शिलालेख। वैसे बड़ली, वैसे ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी और जैन धर्म के बारे में जानकारी। और वैसे बड़ली और वैसे बिनाई, यानी बिनाई और कहाँ कौन से जिले में? केकड़ी में। चलो ये क्लियर हो गया। अरे यदि अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रही हो ना, तो कमेंट कर दियो और बता दियो कि हाँ सर समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन यदि मजा आ रहा है ना तो कमेंट कर देना, और लाइक वगैरह तो कोई ना था कि इच्छा हुए तो कर दियो। और अगला है भाई अपना के गोसुंडी शिलालेख, यानी गोसुंडी शिलालेख। अगला अपना शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख। अब सबसे पहले
कि अपने इसमें क्या पूछा है, वही भाषा और लिपि। भाषा तो क्या है अपने इसमें संस्कृत। अरे भाषा कौन सी है भाई, संस्कृत। और जो लिपि है वो कौन सी है, यहाँ भी कौन सी लिपि है, ब्राह्मी। अरे कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। यहाँ तक तो भाई आपको ये लगभग मैंने बता दिया, लगभग सभी में ये रहेगा। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, जो ध्यान रखना है वो क्या है, एक अपना संप्रदाय पढ़ते हैं ना, वैष्णव संप्रदाय, जिसे भाई अपन क्या बोलते हैं, भागवत संप्रदाय भी बोलते हैं, भागवत संप्रदाय भी बोलते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय या भागवत जो संप्रदाय है ना, भागवत जो संप्रदाय है, इसके बारे में भाई वैष्णव व भागवत संप्रदाय के संबंध में सबसे प्राचीनतम, यानी सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। यानी कहने का मतलब प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वैष्णव धर्म या जो भागवत धर्म है उसकी जानकारी किस शिलालेख में मिलती है। इसका मतलब भाई इनसे संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख है, मतलब किस धर्म के बारे में किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिल रही है भाई, वैष्णव व भागवत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिल रही है ना। कौन से शिलालेख से मिल रही है, अपने को मिल रही है कौन से, गोसुंडी शिलालेख। और गोसुंडी कहाँ चली गई भाई, अरे गोसुंडी रिसा के मतलब गुस्सा होके कहाँ चली गई, गोसुंडी गुस्सा हुई और कहाँ चली गई भाई, याद रखना है नगरी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ चली गई, नगरी चित्तौड़गढ़ में। और नगरी चित्तौड़गढ़ में चली गई, नगरी चित्तौड़ के अंदर। अब नगरी चित्तौड़ के अंदर मन कौन लाग्यो, अरे गोसुंडी गई तो थी नगरी चित्तौड़गढ़ पर मन लगा नहीं, तो भाई कहाँ चली गई। अरे अब फिर बाद में कहाँ, यानी वर्तमान में है ना ये उदयपुर संग्रहालय में। फिर कहाँ चली गई, ये उदयपुर चली गई, यानी वर्तमान में कहाँ है, उदयपुर संग्रहालय के अंदर। उदयपुर संग्रहालय के अंदर वर्तमान में कहाँ है, उदयपुर संग्रहालय। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये भी कि गोसुंडी अभिलेख, गोसुंडी है ना गुस्सा होकर चली गई नगरी चित्तौड़गढ़ में, वहां भी मन लगा नहीं तो वापस चली गई उदयपुर, यानी उदयपुर संग्रहालय में वर्तमान में। भाषा लिपि आपको पता है ये समझ में। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वैष्णव और अपने जो भागवत संप्रदाय है ना उससे संबंधित ये सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, यानी अभिलेख है। इसका मतलब है कि वैष्णव व भागवत संप्रदाय की जानकारी अपने को किस शिलालेख में मिलती है, गोसुंडी शिलालेख में। क्लियर है ना, चलो आगे अगलो शिलालेख पढ़ लिया, घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख सर क्या पढ़ा रहे हो, सारे गोसुंडी आ रहा है, कभी घटियाला आ रहा है। आपने पहले पढ़ भी रखा होगा और नहीं पढ़ रखा हो तो अब बिल्कुल याद हो जाएगी भाई। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ना ये किस समय का है, तो आपको याद रखना है 861 ईस्वी, 861 ईस्वी एक गुर्जर प्रतिहार शासक थे कुकुक, इसके समय का है, इसके समय का है, कुकुक के समय का। यानी कुकुक कहाँ बोला, अरे कुकुक कहाँ बोला, कुकुक बोला भाई फड़ोदी में। कुकुक कहाँ बोला, फड़ोदी में। कुकुक कहाँ बोला, फड़ोदी के अंदर बोला। यानी घटियाला शिलालेख कुकुक के समय का है और कुकुक कहाँ बोला, फड़ोदी, यानी घटियाला शिलालेख का है, फड़ोदी के अंदर है। अब इसकी जो भाषा है ना, भाषा तो आपको वही बता दी, भाषा तो आपको बता दी ना, संस्कृत। यानी भाषा कौन सी है भाई, संस्कृत है। इसके अलावा लेखक कौन है, तो लेखक याद रखना मारा पीऊ। अरे मारा पीऊ, मारा पीऊ को कई नाम है, मारा पीऊ को नाम है मग। अरे मारा पीऊ को नाम कहीं है मग, लेकिन मारा पीऊ नहीं, मारा तीव को नाम, यानी तीव याद रखना है। याद रखने का बता रहा हूँ एक कनेक्ट करके, जिससे अपना आसानी से धन याद हो जाओ बस, कि मारा पीऊ मग। और वो किस शिलालेख से लेखक है, घटियाला शिलालेख के लेखक है। ये जो मग जाति है ना, मग है ना ये जाति थी, यानी मग जाति है ना ब्राह्मणों में आती थी। जो मग जाति ब्राह्मणों, मग जाति के ब्राह्मणों की जानकारी मिलती है किस शिलालेख से, घटियाला। घटियाला शिलालेख किसके समय का है, कुकुक। कुकुक कहाँ बोला, फड़ोदी में। अरे कुकुक कहाँ बोला, फड़ोदी में। अब सर उत्कीर्णकर्ता कौन है, यानी उत्कीर्णकर्ता कौन सा है, तो ये याद रख लेना आप, कृष्णेश्वर। कौन है, कृष्णेश्वर, ये आप याद रखना, कृष्णेश्वर। कौन है भाई, ये है आपके कृष्णेश्वर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अरे ये यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलो अब है इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी घटियाला
जो कुकुक था ना, जो कुकुक था, आपने बतायो कि कौन से वंश को, गुर्जर प्रत्यार वंश को। अरे कौन से वंश का था? गुर्जर प्रत्यार वंश का। इसका मतलब भाई गुर्जर प्रत्यार वंश का था ना, तो गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी, गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है। चलो एक बात तो ये क्लियर हो गई। सर ये इतना याद क्या होगा भाई, बिल्कुल आसान सी तो करा रहा हूँ ना, कि गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी किस शिलालेख में? घटियाला से। अब दूसरा आपको याद रखना है भाई, इसे माता की साल भी कहते हैं। अरे माता की साल कहाँ मिली? फड़ौदी में। माता की जो साल है वो कहाँ मिली? फड़ौदी में। माता की साल भी कहते हैं, माता की साल भी कहते हैं। चलो किसको कहते हैं? घटियाला शिलालेख को। अब एक जो और प्रश्न पूछे कि इस शिलालेख से राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलता है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किस शिलालेख में मिले भाई? घटियाला शिलालेख में मिले। घटियाला शिलालेख कहाँ है? कुकुक कहाँ बोला? फड़ौदी में। कुकुक किस वंश का था? गुर्जर प्रत्यारी का। इसको मतलब है गुर्जर प्रत्यार वंश की जानकारी मिलती है। माता की साल कहाँ मिली भाई? फड़ौदी में। यानी फड़ौदी में कौन सा शिलालेख है? घटियाला शिलालेख, इसलिए इसी को माता की साल भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी कहाँ मिली? सती प्रथा की जानकारी कहाँ मिली? तो सती प्रथा की जानकारी अपने मिली घटियाला शिलालेख में। अब यहाँ वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन बता दूं, जो सती हुई थी ना, किसके बारे में? कि एक रेणुका था, रेणुका की जो पत्नी थी संपल देवी, उसके बारे में जानकारी मिली। रेणुका की पत्नी संपल देवी। एक यहाँ से और आप ध्यान रखना कि जो जैन मंदिर है ना, एक तो बड़ली के शिलालेख से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, और यहाँ घटियाला शिलालेख से जैन जैन धर्म के मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। जैन धर्म के मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ज़्यादा लंबी सर, परेशान हो गए हैं? बिल्कुल भाई ज़्यादा परेशान नहीं है, 2 क्लास पार्ट में पढ़ लेंगे, और ज़्यादा को नहीं। अपनी फर्स्ट क्लास है तो 5-4 मिनट तो पहले भी यहाँ खराब होगा, और 40-45 मिनट की करेंगे, 40 1 मिनट की क्लास है। भाई आपको जो हर क्लास है ना, वो इतनी मिलेगी 35-40 मिनट, आधो घंटों। जी हिसाब वो टॉपिक को नहीं ज़्यादा लंबा होने का, आप 1-1 घंटों खींच रहे हैं। और एमसीक्यू की जो क्लास है वो अपने सुबह चल ही रही है 7:30 बजे से। जैसे अपना टॉपिक होगा तो उस टॉपिक अभी मिक्स चल रही है, मिक्सर चल रहा है। उसके बाद में जैसे अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद में टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई अगला शिलालेख पढ़ लेते हैं, अगला शिलालेख पढ़ लेते हैं। अगला शिलालेख भाई, ये भी यहाँ से भी यहाँ से भी बार बार प्रश्न बनता है, यानी इम्पोर्टेंट है, यानी इम्पोर्टेंट है। और कौन सा शिलालेख है भाई? ये शिलालेख आपके बिजोलिया शिलालेख। देखो बिजोलिया नाम आ जाए ना, तो याद रखनू के एक जो आपके चौहानों से रिलेटेड कोई सा भी शिलालेख में प्रश्न आए ना, तो उसका भाई लगभग बिजोलिया शिलालेख ही होगा। यानी जो बिजोलिया शिलालेख है ना, इसमें जो चौहान शासक है, चौहान वंश है, उन्हीं के बारे में जानकारी मिले। तो सबसे पहले भाई बीजी, अरे बीजी कौन है? अरे बीजी कौन है? भीलवाड़ा। अरे बीजी कौन है? भीलवाड़ा। अरे भाई बीजी कौन है? बीजी कौन है भाई? भीलवाड़ा। अच्छा सर ताने लिखवो भी तो बनावे भाई, गलती हो जावे रे। बिजोलिया शिलालेख यानी बीजी कौन है? भीलवाड़ा। बीजी कौन है? भीलवाड़ा में। कब? 1170वीं, 1170वीं। यानी आपको तो ये रखना है कि बीजी कौन है भाई? बीजी भीलवाड़ा है। अब उसके बाद में रचयिता, ये आपको याद करने हैं। रचयिता थे इसके गुणभद्र, यानी गुणभद्र रचयिता थे। लेखक थे भाई आपके जो कायस्थ केशव है, कायस्थ केशव है इसके लेखक थे। इसके अलावा सर उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो उत्कीर्ण अपने गोविंद जी ने करवा दिया। भाई गोविंद जी भी तो कम नहीं थे, लगवाया किसने था? तो ये लगवाया था भाई आपके जो एक जैन श्रावक थे, यानी जैन श्रावक लोलाक ने, जैन श्रावक लोलाक ने इसे लगवाया था। बस इतनी सी बात ही तो ध्यान रखनी है, लोलाक ने लगवाया था। इतनी तो आ गई ना समझ में? अब ये तो आपको याद तो देखो करने ही पड़ेंगे भाई, याद तो करने ही पड़ेंगे। अब है भाई अपने इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं तने बताइयो ना,
के बिजोलिया अभिलेख या शिलालेख यानी मतलब कौन से शासक या कौन सा वंश, चौहान वंश या चौहान शासक। तो चौहान शासकों की उपलब्धियां मिलती है नंबर 1, यानी जो चौहान शासक थे उन चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन, चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन यानी बिजोलिया शिलालेख में। अब दूसरा है कि आपको पता है भाई चौहान कहाँ कहाँ शासन किया था, अपने अजमेर और सांबर, अरे अजमेर वे सांबर के अंदर। तो अजमेर वे जो सांबर के चौहान है ना, अजमेर वे जो सांबर के चौहान है ना, इन चौहान शासकों को, यहाँ के जो चौहान शासक है ना, यहाँ के चौहान शासकों को इस शिलालेख में क्या कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या कहा गया है भाई, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। यानी किस शिलालेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो बीजी था। अरे बीजी कौन है, भीलवाड़ा। तो बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। अब एक इससे प्रश्न और बनता है, चलो अट जगह नहीं रही तो अट बढ़ा दिया। अरे भाई अपने को तो लिखना ही तो है, चलो जगह भर गई। तो आपने एक चौहान शासक हुए थे, आपको पता था ना कौन है, वासुदेव जी चौहान। अरे वासुदेव जी जो चौहान, तो इस शिलालेख में क्यों है कि जो वासुदेव जी चौहान है ना, वासुदेव जी चौहान, एक तो वासुदेव जी चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। भाई वासुदेव जी चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, सांबर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। ये कौन कह रहा है, बिजोलिया शिलालेख कह रहा है। एक शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की, शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की, ये भी कौन कह रहा है, बिजोलिया शिलालेख कह रहा है। भाई अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप थोड़ी कह रहे हैं। शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना, शाकंभरी यानी जो सांबर है ना उसी का प्राचीन नाम है, कि शाकंभरी जो सांबर है ना अपने उसी का प्राचीन नाम है। तो भाई यहाँ ये बिल्कुल समझ में आ गया। यानी बीजी कोण भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा में। रचयिता गुणभद्र और लेखक है कायस्थ केशव। लेकिन भाई कम तो गोविंद जी भी नहीं थे, तो उत्कीर्ण किसने करवा दिया, अपने गोविंद जी ने। और ये सारे मिलके जब इतने काम करने हैं, तो जो जैन श्रावक लोलाक जी थे वो कम थोड़ी थे, मेन भागीदारी तो उन्होंने ही करवाई, मतलब मेन भागीदारी उनकी थी, लगवा दिया जैन श्रावक लोलाक जी ने। अब आपको याद रखना है कि चौहान, याद रखो ना, चौहान वंश या शासक आ जाए तो किस शिलालेख से संबंधित है, बिजोलिया शिलालेख। यानी चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है, बिजोलिया शिलालेख। अजमेर के चौहान, सांबर के चौहान के जो शासक थे उनको क्या कह दिया शिलालेख में, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा ये शिलालेख कहता है चौहान शासक जो वासुदेव जी थे उन्होंने सांबर झील की स्थापना की, निर्माण करवाया, और जो शाकंभरी में है चौहान राज्य की स्थापना की, शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की। लो भाई अपना अगला आ गया है ए प्राजित का शिलालेख। यानी ए प्राजित का शिलालेख रचना की थी भाई आपके दामोदर ने। रचना किसने की, दामोदर ने। और जो इसके उत्कीर्ण करता थे वो थे आपके यशोभट्ट। उत्कीर्ण करता कौन थे भाई, यशोभट्ट। अब आप याद रखना, यशोभट्ट आप याद रखना कि दामोदर ने रच दिया, दामोदर ने रच दिया, दामोदर ने रच दिया कि उदय कभी पराजित नहीं हुआ। अरे दामोदर ने रच दिया कि उदय तो कभी पराजित ही नहीं हुआ, नागदा उदयपुर। अब यहां से देख लेना कि भाई दामोदर ने रच दिया, उदय कभी पराजित नहीं हुआ। पराजित नहीं हुआ तो मतलब अपराजित ही है ना भाई, जो पराजित नहीं हो सके वो अपराजित। तो दामोदर ने रच दिया, उदय कभी पराजित नहीं हुआ। यानी रचना दामोदर ने, उदय यानी उदयपुर में है, अपराजित यानी अपराजित कौन है, उदय पराजित नहीं हुआ, अपराजित है, तो अपराजित शिलालेख। उत्कीर्ण यशोभट्ट हो गया। अब भाई आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट में ध्यान रखना है, उदयपुर में किनका शासन था, यानी मेवाड़ में आता है, मेवाड़ में किनका शासन था, सर गुइलों का था, गुइल वंश का था।
तो यानी गुइल वंश की जानकारी मिलती है। क्या छापना है रे? गुइल वंश की जानकारी कौन से शिलालेख से है? अरे कौन से? अपराजित शिलालेख से है। एक आपके और ध्यान रखना है, एक भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और है भाई, कि जो अपने गौरी शंकर जी हीराचंद ओझा थे इतिहासकार, यानी गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा थे, इन्होंने इसको कहाँ रखवा दिया? उदयपुर के अंदर जो विक्टोरिया संग्रहालय हाल है वहां रखवा दिया। अरे उदयपुर के अंदर उदयपुर के अंदर जो विक्टोरिया संग्रहालय हाल है वहां विक्टोरिया संग्रहालय हॉल के अंदर रखवा दिया। किसने रखवाया? आपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी। क्लियर हो गया? बस इतना रखना है। दामोदर जी ने रच दिया कि जो उदय है वो अपने कभी पराजित हुआ ही नहीं, यानी रचना दामोदर ने, उदयपुर में, नागदा उदयपुर में अपराजित शिलालेख। अब यदि आपके, ये तो हो गया आपके किले, लेकिन एक बार ये भी याद रख लेना, यदि पूछ लेना थाने कि पूछ लेना कि ये नागदा उदयपुर में कहाँ मिला था, तो एक मंदिर है भाई अपने कुंडेश्वर, कुंडेश्वर महादेव मंदिर। ये थोड़ा सा, आप थोड़ा वैसे नहीं, नागदा उदयपुर ही पूछा जाता है। ये कुंडेश्वर जो महादेव मंदिर है ना, इसके मंदिर के अंदर मिला था, कुंडेश्वर महादेव मंदिर में मिला था। ये आप याद रख लेना थोड़ा सा एक्स्ट्रा। चलो ये हो गया क्लियर सर क्लास। और कितनी दौड़ लोगे? अभी तो भाई 30 मिनट हुए हैं, 10 मिनट तो और पढ़ेंगे ना, 10 मिनट तो और पढ़ेंगे, जितने में फिर अगला भाग में पढ़ेंगे बाकी का बचा कुचा। भाई शिलालेख आ गया है, मानमोरी का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख। भाई आप याद रखना, इसके जो रचयिता थे न, वो तो थे पुष्य। रचयिता कौन थे? पुष्य। और भाषा थी ना, इस मानमोरी के जो शिलालेख है ना, एक आप यहाँ याद रखना, इसने उत्कीर्ण किसने करवाया था? इसने उत्कीर्ण किसने करवाया था? भाषा तो संस्कृति है, उत्कीर्ण करवाया था भाई शिवादित्य ने। किसने करवाया था? शिवादित्य ने। अब देखो याद कैसे करना है, याद कैसे करना है। और ये जो है कहाँ पे? ये है भाई आपके चित्तौड़ के अंदर। ये कहाँ है भाई? आपके चित्तौड़ के अंदर। ये यहाँ कहाँ है भाई? आपके चित्तौड़ के अंदर। और चित्तौड़ के अंदर मिला किसको था, यदि ये पूछ ले तो आपके कर्नल टोड साहब को, कर्नल टोड साहब को मिला था, कर्नल टोड साहब को मिला था। अब देखो याद कैसे करना है, इंपॉर्टेंट बाद में, पहले इतना सा याद कर लेते हैं। ये जरूर है कि भाई शिवा क्या कह रहा है? शिवा कह रहा है कि मांझा गोरी चित्तौड़ मत जा। अरे शिवा कह रहा है मांझा मेरी गोरी चित्तौड़ मत जा, लेकिन ये भाई मैं तेरे को फूल दे दूंगा, मैं तेरे को फूल दे दूंगा। लेकिन गोरी क्या करी है? नहीं नहीं, मैं तो है ना, मैं तो है ना, कहाँ जाऊंगी? मानसरोवर झील देखने जाऊंगी भाई, मैं तो मानसरोवर झील देखने जाऊंगी, मेरे को फूल नहीं चाहिए। यानी मानसरोवर झील के पास कैसे रुकोगे? शिवा क्या कह रहा है कि मांझा गोरी चित्तौड़ मत जा, मैं तेरे को पुष्प दे दूंगा। लेकिन गोरी कह रही है तेरे पुष्प मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो मानसरोवर झील देखनी है, मैं तो मानसरोवर झील देखने जाऊंगी। इस टाइप से कनेक्ट करके याद रख लेना। अब है भाई इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न पूछा जाता है। एक तो आपके सबसे पहले तो यहाँ से जो एक अपने अमृत मंथन हुआ था, अमृत मंथन या अपन बोल सकते हैं समुद्र मंथन हुआ था ना, उसकी जानकारी मिलती है, समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। एक आपने इससे और प्रश्न पूछते हैं, एक इससे, ये तो अमृत मंथन है या जो समुद्र मंथन है उसकी जानकारी मिलती है। अब मानमोरी जो शिलालेख है ना भाई, इस मानमोरी जो शिलालेख है, इसको टोड साहब क्या करते हैं? इंग्लैंड ले जा रहे थे। अरे कहाँ ले जा रहे थे मोरी को? टोड साहब इंग्लैंड ले जा रहे थे, लेकिन इस शिलालेख में ज्यादा वजन वगैरह होने के कारण असंतुलन मामलो संभल कौन पा रही हो, जब बीच में समुद्र में फेंक दियो कि भाई तू क्यों परेशान करे। मतलब टोड साहब परेशान होगा तो इस समुद्र में फेंक दिया। तो भाई के किस शिलालेख को टोड साहब ने समुद्र में फेंका था? तो मानमोरी को। अरे भाई किस शिलालेख को? यानी
कर्नल जेम्स टोड ने इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय कहाँ फेंक दिया? ले जाते समय कहाँ फेंक दिया रे? समुद्र में फेंक दिया था। कहाँ फेंक दिया? समुद्री मंथन हुआ। एक चीज याद रख लेना, दोनों याद रह जाएगी, दोनों याद एक से ही हो जाएगी। यानी या तो समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन हुआ तो यानी टोड साहब समुद्र के मायने भी इस शिलालेख नहीं फेंक्यो, यानी इसी शिलालेख को फेंका था। अब ये हो गई क्लियर। अब एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि चित्तौड़ का मानमोरी कहाँ है भाई? अरे गोरी कहाँ जा रही है? चित्तौड़ जा रही है गुस्सा होके। यानी चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है ना, उसकी जानकारी मिलती है। यानी चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस शिलालेख से? मानमोरी से। अब देखो, एक बात याद रखो, कनेक्ट करो कि भाई चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास यानी गुइल शासकों से पहले कौन शासक थे? यानी मौर्य शासक थे सर। तो चित्तौड़ के जो मौर्य शासक है ना, चित्तौड़ के जो मौर्य शासक हैं, यानी चित्रांग मौर्य। कौन? चित्रांग मौर्य। उस चित्रांग मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। चित्रांग मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये हो गया ना याद? अरे यहाँ तक तो हुई को ना याद? सारो मामलो सेट है कि नहीं है? उम्मीद है सारो लगभग समझ में आ रही है और बढ़िया तरीका हूँ। ये नोट्स भी बनाना, हाँ स्क्रीनशॉट ले लियो चाहिए, या क्लास लेते टाइम याद भी हुई को भी यहाँ तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह जो याद नहीं हो रहा, एक बार नोट्स तो बनाने ही है, तो नोट्स बना लियो ताकि रिवीजन करवा में काम आवे, बार बार ना देखना पड़े। भाई जो जितना पूछ सकते हैं ना, जितना आप इससे ज़्यादा मैटर कलेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे पता। जितना भाई जो अपने एग्जाम के लिए उपयोगी है ना, वैसे तो अपन ज्ञानी तो देखो बनने को नहीं, ऐसे तो मतलब इतिहासकार बनना जब तो बने कि तो ही पढ़ो ना। अरे भाई कोई पार ही को नहीं, तो अपने को तो वही पढ़ना है जो अपने लिए उपयोगी हो। तो बस इतना सा ये ध्यान रखना। चलो अगली आ गई भाई, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति, भाई राज प्रशस्ति यानी भाषा तो आपके संस्कृत। अरे भाषा कौन सी है? संस्कृत। रचयिता है भाई आपके, अभी मैं याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो भाई। अरे आपका भाई टेंशन मत लो। रणछोड़ भट्ट। मिला कहाँ था भाई? राज संबंध में। यानी कहाँ मिला था? राज संबंध में। कहाँ मिला था? राज संबंध के अंदर। चलो सन भी याद रख लियो, सन भी याद रख लियो, 1676 ईस्वी, 1676 ईस्वी। अब इसके बाद में और क्या याद रखना है? इसके अलावा और क्या याद रखना है? चलो यहाँ से ये याद कर लेते हैं रणछोड़, कि भाई जो रणछोड़ जी भट्ट है ना, वो क्या कह रहे हैं कि राज तो कहाँ है? राज संबंध में है। अपने रणछोड़ जी ने कहा कि राज तो राज संबंध में है। यानी रचयिता तो रणछोड़ भट्ट है, कहने वाले ये है तो रचयिता ही है। रणछोड़ जी ने क्या कहा कि राज तो कहाँ है? राज संबंध में है। तो बस याद रखना कि रणछोड़ जी ने कहा था कि राज है ना, वो अपने राज संबंध में है। यानी राज प्रशस्ति राज संबंध में रणछोड़ जो भट्ट है ना, वो लेंगे। अब यदि आपसे पूछे ना, थोड़ी सी ये चीजें और अपन देख लेते हैं, और थोड़ी सी जान लेते हैं कि जो आपके ये राजसमंद झील है ना, राजसमंद के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है राजसमंद झील। अरे राजसमंद झील। और राजसमंद झील के उत्तरी भाग में एक नौ चौकी, यानी नौ चौकी पाल है। नौ चौकी पाल है। उस नौ चौकी पाल पर 25 काली संगमरमर की पट्टिकाएं हैं भाई। 25 काली संगमरमर की पट्टिकाओं पर ये उत्तीर्ण किया गया है। पट्टिकाओं पर उत्तीर्ण किया गया है। यहाँ तक याद हो गया? पट्टिकाओं पर उत्तीर्ण, उत्कीर्ण, बोलो सा। रणछोड़ जी ने कहा राज राज संबंध में है, और फिर राज संबंध झील के अंदर नोचों की पाल पर 25 यहाँ तक याद हो गया। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, उनके बारे में, कि एक तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके अलावा इसके अंदर भाई मेवाड़ से है, राज संबंध अपने मेवाड़ में आता था ना, तो यहाँ मेवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी जी हाँ, गुइल वंश में बप्पा राहुल बना, फिर उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन, यानी क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। किससे? राज प्रशस्ति। एक अपने इससे
एक तो चलो धीरे धीरे पढ़ ही लेते, लिख लेते हैं, साथ में याद कर लेंगे कि विश्व का सबसे प्राचीन प्रशस्ति, यानी सबसे प्राचीन क्या, सबसे बड़ी प्रशस्ति। चलो, सबसे सबसे बड़ी प्रशस्ति, सबसे बड़ी जो प्रशस्ति है वो कौन सी है? यानी भाई राज करने का मजा ही राज संबंध में है ना, तो यानी सबसे बड़ा होगा जब भी तो राज करने का मजा आ रहा है। दूसरा इसके अंदर है अपने एक मेवाड़ है, मेवाड़ है ना, उस मेवाड़ का क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी, क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी, क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह जी प्रथम, आप जानते हो ना सब। अरे भाई मेवाड़ के जो शासक थे ना, कौन? मेवाड़ के शासक, चलो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ सीधा सीधा। तो अमर सिंह प्रथम जी है ना, उनके द्वारा एक संधि की गई थी मुगलों के साथ, तो वो मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी ना, उसकी जानकारी मिलती है। मैं कहना ये चाह रहा था, यानी जो महाराणा, यानी जो महाराणा अमर सिंह है ना, उन महाराणा अमर सिंह जी द्वारा, अमर सिंह जी के द्वारा मुगल मेवाड़ की गई संधि की जानकारी, यानी की गई मुगल मेवाड़, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, संधि की जानकारी। चलो, ये किस शिलालेख से मिलती है? संबंध शिलालेख से, राज प्रशस्ति से। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, 1 मिनट। आप यदि आपको लगे ना टाइम ज़्यादा, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लेना, यानी आपके सुविधा अनुसार। यदि आपको इतना ही टाइम यदि उपयोगी है, इतना ही काम में ले रहा हो ना, तो थोड़ी सी आप स्पीड बना के देख लेना, यानी थोड़े से आप स्पीड से देख लेना। यूट्यूब में सब सिस्टम है, टेंशन लेनी नहीं है। हाँ, यानी रणछोड़ जी ने कहा कि राज है, राज संबंध में। अरे राज करने का मजा कहाँ है? राज संबंध में। यानी रणछोड़ भट्ट रचयिता राज प्रशस्ति के, और है कहाँ पे? राज संबंध में। राज संबंध में कौन सी झील के नोचों की पाल पर? राज संबंध में राजसमंद झील है, तो राजसमंद झील के नोचों की पाल पर कितनी संगमरमर, काली संगमरमर की पट्टिकाएं हैं? 25, यानी 25। एक भाई कि राज करने का मजा है, इसका मतलब है भाई कुछ स्थान तो बड़ा है ना, यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। एक है मेवाड़ में, राजसमंद अपने मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ का जो क्रमबद्ध इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के अंदर महाराणा अमर सिंह जी हुए थे, उन्होंने एक संधि की थी, मुगल व मेवाड़ संधि, तो उसकी जानकारी मिलती है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। ये हो गई आपके क्लियर? 42 मिनट हो गई सर, ज़्यादा नहीं हो रही? भाई एक दो और कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब है भाई आपके राय सिंह प्रशस्ति, यानी राय सिंह प्रशस्ति। अब आपके भाषा तो भाई आपको पता है, भाषा आपको पता है संस्कृत, भाषा आपको पता है संस्कृत। रचयिता जेता, रचयिता जेता, और मिली कहाँ है? अपने बीकानेर के अंदर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में भी पूछ ले तो कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग में। अरे कहाँ पे है? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग भी कहाँ है? अपने को ये भी याद हो जाएगा, बीकानेर के अंदर है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, वो देख लेते हैं एक बार, फिर बाद में मैं याद करवा दूंगा कि राव बिक्का से लेके राय सिंह तक की जानकारी मिलती है। राय सिंह तक की, राय सिंह तक की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, इसके अनुसार, इस राय प्रशस्ति के अनुसार, इसके अनुसार है ना, जो आपके जूनागढ़ दुर्ग था ना, जूनागढ़ जो दुर्ग था उसका निर्माण है ना, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, जूनागढ़ जो दुर्ग का निर्माण है ना, वो अपने राय सिंह जी के मंत्री है। राय सिंह के मंत्री कौन है? राय सिंह के मंत्री है करमचंद। उन करमचंद जी के द्वारा करवाया गया, करमचंद जी के द्वारा करवाया गया। कौन कह रहा है ये चीज? मैं नहीं कह रहा हूँ, राय प्रशस्ति कह रही है, राय प्रशस्ति कह रही है। अब देखो इसको याद यहाँ से कैसे करेंगे कि भाई भाषा तो आपके संस्कृत है ही, रचयिता तो जेता ने भाई
जेता ने राय किससे ली? बीका से। भाई जेता ने राय किससे ली? राय किससे ली? बीका से। यानी रचयिता जेता राय यानी राय सिंह, और बीका यानी बीकानेर में। यानी जेता ने राय ली बीका से, जेता ने राय ली बीका से। यानी राय सिंह प्रशस्ति, और राय देने वाला कौन? जेता यानी रचयिता, और किससे ली? बीका से, यानी देने वाला बीका, तो बीकानेर। यानी राव बीका से राय सिंह तक की जानकारी मिलती है, और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, बस इतनी सी बात है। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना कि राय सिंह प्रशस्ति यहाँ से ज्यादा, मतलब यहाँ से पूछ सकते हैं ऊपर से प्रश्न कि राय सिंह प्रशस्ति कहाँ? बीकानेर में, और रचयिता, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, जेता हुए बीकानेर में। चलो आगे बढ़ा। लंबी तो ना हो रही है ना 45 मिनट, 5 मिनट में तो और कर लेंगे, इतनी तो मन पतो है ते थाउस राख सको भाई। ताके लिए जब मैं इतो कर रही हूँ तो थे भी तो थोड़ी सी साउथ राख क्या ना मारवाड़ी में थोड़ा नेठाव राख लियो ना, नेठाव रखना पड़ेगा भाई। फालतू तो 1 मिनट ही आपका खराब किया नहीं है, बात तो अपन ने की नहीं है भाई। याद करवाने में तो देखो टाइम लगता है ना भाई, जब बार बार बोलना या लिखना थोड़ा सा। अब मैं ये चाहता तो भाई, तो यहाँ तक आए हैं, मुझे उम्मीद है सभी आए हैं वीडियो देखने वाले भाई, जितने भी जो मेरे से जुड़े हैं तैयारी करने वाले हैं, उम्मीद है सारे स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं तैयारी करते करते, क्लास देखते देखते। तो एक बात है, मैं ये पूरा लिख के भी ला सकता था, फिर भी समझा सकता था, लेकिन उससे क्या कि जब मैं बोलूँगा आप देखोगे और आप सुनोगे, मैं लिखूंगा तो मैं 3 बार बोलूँगा, 3 बार बोलूँगा, आप 3 बार सुनोगे, तो 3 बार सुनोगे इसका मतलब ज़्यादा चीज देखना भाई। कोई भी चीज अपनी कब होती है? जब उसे हम बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, तो बस इसलिए कि याद हो जाए। आलो अगला पढ़ लेते हैं। भाषा भाई वही संस्कृत, ये भी मैंने गलत ही लिख दिया भाषा, तो चलो पर बता देंगे। रचना है वो रणछोड़ भट्ट ने, रचना किसने की थी? रणछोड़ जो भट्ट थे उन्होंने रचना की थी इसकी। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है कहाँ? ये है आपके चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पे है भाई? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। और यदि पूछे ना चित्तौड़ दुर्ग में भी कहाँ है, तो विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पर, विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पर है। कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर, 9वीं मंजिल पर। अब कीर्ति स्तंभ आपको पता है, ध्यान रखना इसमें जो अपने महाराणा, अभी मैं याद करा दूंगा तो आप याद करने की टेंशन मत लिया करो, अभी बिल्कुल याद कर लेंगे। महाराणा जो कुंभा थे ना, उनकी जो एक तो उपाधियां थी और एक ग्रंथ थे, यानी उपाधियां थी और ग्रंथ थे, उनका उल्लेख मिलता है। यानी उपाधियां वे ग्रंथों का क्या मिलता है भाई? उल्लेख मिलता है। कौन से का उल्लेख मिलता है? अरे कौन से में, किस प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। चलो अब देखो याद करने की कोशिश करते हैं। याद करने क्या है? रणछोड़ भट्ट कीर्ति स्तंभ। चलो इसको याद कैसे करोगे आप? हाँ चलो याद करते हैं कि भाई महाराणा कुंभा ने रणछोड़ से पूछा कि अरे भाई कीर्ति कहाँ है? अरे कीर्ति कहाँ है? तो रणछोड़ जी कह रहे हैं कि कुंभा जी कीर्ति तो कहाँ चली गई? चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पर बैठी है। अरे की महाराणा कुंभा ने रणछोड़ जी से पूछा कि रणछोड़ जी कीर्ति कहाँ है? तो भाई कीर्ति तो विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पर बैठी है। तो याद है ना, अपना हो जाएगा ना। महाराणा कुंभा मतलब महाराणा कुंभा से संबंधित है। किससे पूछा? रणछोड़, यानी रचना रणछोड़ ने की थी, चार ही तो नाम है, रणछोड़ ने की थी। और क्या पूछा था कि कुंभा ने रणछोड़ से क्या पूछा कि कीर्ति कहाँ है? अरे भाई जो आ कीर्ति है वो कहाँ है? तो रणछोड़ जी ने कह दिया कीर्ति तो चित्तौड़ दुर्ग है ना, उसके जो विजय स्तंभ है उसके 9वीं मंजिल पर आराम फरमा रहे हैं। तो यानी ये हो गया आपका, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। एक अपने यहाँ से और लगभग लगभग, चलो ये इतनी बातें पूछते हैं, ये हो गया क्लियर अपना आज का। चलो 49 मिनट की 2 मिनट और लेंगे, एक और कर लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ आप सबने पता है ना, है कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ है कहाँ पे भाई? सबको पता है, हमारे को सबको आता है, राजसमंद के अंदर है। और राजसमंद के अंदर यदि समय पूछ ले तो ये भी लिख लो 1460। वैसे समय पूछते नहीं है, समय से अभी तक
मैंने देखा 19 से 20 एग्जाम थे, सॉरी 19 से 20 से 12 एग्जाम में 19 से 20% यानी आए हुए हैं इनके। लगभग 18 एग्जाम है, एक एग्जाम में 1% आता है, तो 18-19 बार ये एग्जाम में पर्सन आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो उनमें लगभग एक या दो बार ये पर्सन समय से वो करने वाला है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है, तो याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन करना है। और वर्तमान में ये भाई पूछ लेना आपसे कहाँ है, तो वर्तमान में है भाई आपके उदयपुर संग्रहालय में। वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में, उदयपुर संग्रहालय में। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी जो राणा हमीर थे ना, ये राणा जो हमीर थे ना, सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। जो गुइलों की रावल शाखा के बाद में जो सिसोदिया वंश की जो शाखा थी, उसकी स्थापना हमीर ने की थी ना। तो हमीर को विषम घाटी पंचानन, यानी संकटकालीन परिस्थितियों, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन कहा गया। किस ये प्रशस्ति में? कुंभलगढ़। अबे ये अपन बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल में जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना उसमें भी और पढ़ेंगे, तब तक याद हो जाएगा। इसके अलावा अपने जो भाई कुंभलगढ़ है, यानी कुंभा से संबंधित है, यानी जो महाराणा कुंभा जी थे, उन कुंभा जी की, महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, उनके जो भी विजय है ना, जो विजय हैं उनका उल्लेख मिलता है, विजय का उल्लेख मिलता है। चलो सर ये भी याद हो गया। कुंभा यानी कुंभलगढ़, यानी महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख। अब एक एक चीज और ध्यान रखना है कि आपके जो इसमें मंदिर है, एक जानकारी मिलती है भाई कि एक तो अपने जो मेवाड़ में अपन पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, कि एकलिंग जी का मंदिर। तो एकलिंग जी का मंदिर, ये याद रखना भाई आप, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, और एक नदी है, और उस नदी का नाम है कुटिला। कौन सी नदी? कुटिला। इस कुटिला नदी, एकलिंग जी का मंदिर है, वे कुटिला नदी का उल्लेख, कुटिला नदी का उल्लेख, उल्लेख। चलो, और भाषा वगैरह था निठा है ना, भाषा संस्कृत थी, भाषा संस्कृत थी। यदि आपसे लिपि पूछ ले, तो लिपि आपने बताई ना, बाकी लगभग ब्राह्मी, लेकिन कुंभलगढ़ नागरी, कुंभलगढ़ नागरी। रचयिता कौन थे भाई? मेष भट्ट, यानी रचयिता कौन थे आपके? मेष। ये तीन चीजें याद रखनी है। लगभग ये हो गई आपके कंप्लीट। अब इसको अपने को याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, चलो याद कैसे करेंगे कि राणा हमीर ने, यानी हमीर ने मेष से पूछा कि आजकल कुंभा जी कहाँ है, कुंभा जी दिखते नहीं है। तो भाई हम मेष ने कह दिया कि कुंभा जी यहाँ तो गए तो राज करने राजसमंद थे, लेकिन सुना है वर्तमान में उदयपुर में है। वर्तमान में कहाँ है भाई? उदयपुर में है। यानी याद हो गया ना कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। तो ये भी याद हो जाएगा कि भाई हमीर ने मेष से पूछा कि महाराणा कुंभा कहाँ है, तो महेश जी ने कह दिया कि यहाँ से तो उदयपुर गए थे, लेकिन सुनने में आ रहा है वर्तमान में उदयपुर के अंदर है, यानी राजसमंद में गए थे, यानी राजसमंद में, और वर्तमान में उदयपुर गए, उदयपुर में है तो उदयपुर संग्रहालय में। और किसने पूछ रहे हैं? हमीर पूछ रहा है, तो हमीर को विषम घाटी पंचानन। हमीर किससे पूछ रहा है? मेष से, यानी रचयिता कौन है? मेष। और किसके बारे में पूछ रहा है? कुंभलगढ़ के बारे में। भाई जो पूछ किसके बारे में रहा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभा से है, कुंभलगढ़ है, यानी कुंभा से संबंधित है, तो कुंभा की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मेघवाड़ के अंदर एकलिंग जी का जो मंदिर है, कुटिला नदी है, उनका उल्लेख मिलता है। आज की क्लास अब ज़्यादा लंबी हो रही है, 50 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो बहुत बहुत आप सबको यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद है, उम्मीद है कि आप जितना भी दोस्त हो ना, बाकी क्लास से अपन कोशिश करेंगे, क्यों एक पार्ट लंबा होना था, चलो कोई ना, पहले 5-7 मिनट वॉक आगे, और उस हिसाब से, लेकिन बिल्कुल रेगुलर 5 बजे आपको क्लास मिलेगी। आज तो 8, 8:30 हो सकते हैं मिल जाए, क्यों अभी अपलोड वगैरह करने में टाइम लग जाए, लेकिन फिर 5 बजे। तो लेकिन बस इतनों सो ध्यान रख लियो, यदि थाने लागे कि याद हो रिया है, समझ में आ रिया है, तो बस वो प्यार है सपोर्ट इतो दे दियो कि लाइक तो कोई ना करो, या करो तो इच्छा है, या नहीं करो तो भी इच्छा है, लेकिन समझ में आवे, और यदि संतुष्ट होना
तो ताकि जितना भी मतलब दोस्त है जो तैयारी कर रही है पशु परीक्षर की स्पेशल, भाई उनके साथ शेयर कर देना। और ये मैं वादा करता हूँ कि लास्ट तक यदि आप जुड़ के रहना, जितनी भी क्लास होगी पूरा राजस्थान जी के एक ही बार आपको पढ़ना है, नोट्स बना लेना और इतनी बार अपने रिवीजन करवा दूंगा। अभी तो ये स्टार्ट है, आप ऐसे समझना, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ना और भी मज़ा आता जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही ज़्यादा टाइम और हो रहा है, तो जय हिंद, जय भारत।